आप सभी का अभिवादन। हम स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र में काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में आचार्य मम्मट के द्वारा शब्द शक्तियों का विवेचन किया गया है। उसके अंतर्गत हम लक्षणा का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लक्षणा के दो भेद पढ़ चुके हैं। लक्षणा के जो परिभाषा आदि है उस सब का अध्ययन करने के पश्चात हमने लक्षणा का आचार्य मम्मटकृत जो प्रथम भेद था वह पढ़ा था उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के रूप में। और आचार्य मम्मट ने उन दोनों लक्षणों के जो उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया था उसे शुद्धा लक्षणा घोषित किया था, उपचार का मिश्रण न होने के कारण। यह विषय है वस्तुतः शुद्धा और गौणी दो भेद लक्षणा के किए गए हैं और गौणी को मीमांसकों के द्वारा एक अलग वृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन आचार्य मम्मट ध्वनिवादियों का क्योंकि उन पर प्रभाव है इसलिए उन्होंने गौणी को एक अलग वृत्ति के रूप में स्वीकार न करते हुए उसे लक्षणा का ही भेद बना दिया है। तो वहाँ गौणी का या अथवा कहें हम शुद्धा पद का प्रयोग करते हुए केवल उतना भर उल्लेख करके वहाँ पर छोड़ दिया गया था और मूल जो विभाजन था वह उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के रूप में आचार्य मम्मट ने किया था। गौणी और शुद्धा ये जो दो भेद हैं या जो दो प्रकार हैं इनका आगे और विस्तार से विवेचन होगा। जब आचार्य मम्मट उस विवेचन को करेंगे तो हम पढ़ेंगे। अभी इस आधार पर जो अन्य विभाजन आचार्य मम्मट के द्वारा लक्षणा के किए गए हैं हम उसके अंतर्गत आज सारोपा और साध्यावसाना लक्षणा का भेद पढ़ेंगे। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब आज सारोपा और साध्यावसाना ये जो लक्षणा के भेद हैं इनके विषय में जानते हैं। आचार्य मम्मट ने परिभाषा दी है, कहा सारोपा अन्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। सारोपा तु यत्र उक्तौ। सारोपा तु सारोपा कहाँ होती है? यत्र जहाँ पर विषयी जो विषयी है, आरोप्यमाण व्यक्ति है या विषय है, और विषयस्तथा और जिस पर आरोप किया जा रहा है वह विषय। जिसका आरोप किया जा रहा है वह विषयी और जिस पर आरोप किया जा रहा है वह विषय। जिसे पारिभाषिक शब्दावली में अगर हम कहेंगे तो विषयी और विषय अर्थात आरोप्यमाण और आरोप का विषय। तो आरोप्यमाण विषयी और आरोप का विषय तथा उक्तौ उस प्रकार से उक्तौ कहे गए हैं। तो अन्य वह अन्य लक्षणा सारोपा सारोपा कहलाती है। यत्र जहाँ पर विषयी आरोप्यमाण विषयी विषयस्तथा और आरोप का विषय तथा उस प्रकार से, किस प्रकार से यह वृत्ति भाग में स्पष्ट करेंगे। तो आरोप्यमाण विषयी और आरोप का विषय तथा उस प्रकार से उक्तौ कहे जाते हैं। तो अन्य वह एक अन्य लक्षणा का भेद सारोपा और सारोपा लक्षणा कहलाता है। अब इसे वृत्ति में देखें। आरोप्यमाणः आरोप्य विषयश्च। विषयी का तात्पर्य है, विषयी पद का अर्थ है आरोप्यमाण, जिसका आरोप किया जा रहा है वह विषयी। और विषय का तात्पर्य है आरोप विषय, जिस पर आरोप किया जा रहा है या जो आरोपण का विषय है वह आरोपण का विषय। और तथा का तात्पर्य है यत्र अनअपनुत भेदौ, उस प्रकार से कहे गए हैं। किस प्रकार से? जहाँ दोनों के मध्य अनअपनुत भेदौ किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, अर्थात दोनों पृथक पृथक रूप से अपने अपने स्वरूप में कहे गए हैं, ऐसे अनअपनुत भेदौ। और इसका और स्पष्टीकरण करें तो समानाधिकरण्येन निर्दिश्यते। समानाधिकरण से जिनका निर्देश किया गया है सा लक्षणा सारोपा वह लक्षणा सारोपा लक्षणा कहलाती है। एक बार फिर देखें कारिका को और वृत्ति को। यत्र जहाँ पर विषयी जिसका आरोप किया जा रहा है वह विषयी
और विषय जिस पर आरोप किया जा रहा है वह विषय तथा उस प्रकार से, अर्थात बिना किसी भेद के, अर्थात बिना किसी निगीरण के, अर्थात किसी का किसी में अंतर्भाव नहीं हुआ है, दोनों अपने अपने स्वरूप में समानाधिकरण से अर्थात समान विभक्ति के माध्यम से कहे गए हैं, उक्तौ कहे जाते हैं, तो सारोपा अन्य वह अन्य लक्षणा वृत्ति सारोपा कहलाती है। सारोपा पद का अगर अपन अर्थ समझें तो उसका तात्पर्य है आरोप सहित, अर्थात जिसका आरोप किया जा रहा है और जिस पर आरोप किया जा रहा है उन दोनों के साथ जिसका वर्णन किया जाता है या जिसका दोनों के साथ जिसका प्रकाशन होता है वह सारोपा कहलाती है, आरोप सहित सारोपा। और इसे ही वृत्ति भाग में पुनः उन्होंने स्पष्ट किया, विषयी का तात्पर्य है आरोप्यमाण, जिसका आरोप किया जाना है, और विषय का तात्पर्य हो गया आरोप विषयस्य, आरोप का विषय अर्थात जिस पर आरोप किया जा रहा है, तथा उस प्रकार से अर्थात अन अपनुत भेदौ, जहाँ दोनों में भेद छुपाया नहीं गया है अपितु प्रकट किया गया है, अर्थात दोनों को पृथक पृथक कहा गया है। और समानाधिकरण्येन निर्दिश्यते, समानाधिकरण से अर्थात समान आधार है जिनका, समान विभक्ति है जिनमें, इस रूप में जिनका निर्देश किया गया है, सा लक्षणा सारोपा, वह लक्षणा सारोपा लक्षणा कहलाती है। अब हम इसे और इसका अगर हम विश्लेषण करें, विवेचन करें, तो यहाँ कुछ शब्द हैं जिन्हें समझिए। अनपनुत भेदा, जहाँ भेद को छुपाया नहीं गया है, भेद छुपान क्षमा कीजिए, भेद छुपाने का तात्पर्य हुआ हम एक को कहें और दूसरे को न कहें, एक को कहकर दूसरे को छुपा लें, लेकिन यहाँ पर न आरोपी न तो विषयी का निगीरण हुआ है और न विषय का निगीरण हुआ है, अर्थात जो आरोप्यमाण है वह भी शब्दशः कथित है और जो आरोप का विषय है उसे भी शब्द के माध्यम से कहा गया है। दोनों की समान सत्ता है, समानाधिकरण्येन और समान अधिकरण से उनका निर्देश किया गया है। अनपनुत भेदा, जिसे कारिका में तथा कहा और वृत्ति भाग में अनपनुत भेदा कहा, उसका तात्पर्य है दोनों की सत्ता का होना, विषयी और विषय की सत्ता का होना, उन दोनों के मध्य भेद को न छुपाया जाना। और समानाधिकरण्येन का तात्पर्य हो गया समान अधिकरण से जिनका निर्देश किया गया हो। किनका? आरोप्यमाण विषयी। जो हम उदाहरण पढ़ेंगे वह उदाहरण है गौरवाहिकः, गौवाहिक है। यहाँ पर गौ का तात्पर्य हो गया बैल और वाहिक का तात्पर्य हो गया वाहिक प्रदेश का, अथवा बहिर्भवः, जिसकी वृत्ति बहिर्वृत्ति है, ऐसे। तो किसी व्यक्ति के लिए कहा गौरवाहिकः, अर्थात यह वाहिक का गौ है, इस तरह का भाव अभिव्यक्त किया गया। तो वहाँ पर आरोप्यमाण विषयी है गौ और आरोप का विषय है वाहिक, और ये दोनों अपने अपने स्वरूप से समान आधार में कहे गए हैं। गौ और वाहिक दोनों को समान विभक्ति से निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात दोनों का आधार समान है, तो ये समानाधिकरण हो गए। तो यहाँ आरोप्यमाण विषयी गौ का और आरोप का विषय वाहिक का अपने अपने स्वरूप में समानाधिकरण से कथन किया गया है। गौरवाहिकः, इस उदाहरण में आरोप्यमाण गौ है और आरोप का विषय है वाहिक, दोनों पृथकशः कथित है, अर्थात आरोप सहित है, इसलिए यह सारोपा लक्षणा का उदाहरण है, अथवा इसे हम सारोपा लक्षणा कहते हैं। अन्य आचार्यों के द्वारा भी इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया, जाड्यादि गुण विशिष्टस्य गौर विषयिणो वाहिक विषये अध्यारोपत्वात् सा लक्षणा सारोपा। जड़ता आदि गुणों से विशिष्ट गौर विषयिणों गौ विषयी के द्वारा वाहिक विषये गौ विषयी का वाहिक विषये वाहिक विषय में अध्यारोपत्वात्, अध्यारोप होने के कारण सा लक्षणा सारोपा, वह सारोपा लक्षणा है। कोई व्यक्ति जो जड़ है, मंदबुद्धि है, मूर्ख है, उसके लिए कहा गया गौरवाहिकः।
यह वाहिक के गौ के समान है या वाहिक का गौ है। तो यहाँ पर जो वाहिक में रहने वाला गौ है, वाहिक और गौ दोनों को समान विभक्ति से कहा गया है, दोनों पृथक पृथक हैं और उन दोनों में मुख्यार्थ के रूप में कोई संबंध स्थापित नहीं होता। यह मत भूलिए कि लक्षणा के लिए मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग और हेतु इन तीनों का होना तो आवश्यक है ही, उसके बाद उपादान या लक्षण लक्षणा या सारोपा और साध्यावसाना की स्थिति आती है। तो यहाँ पर जड़ता आदि गुणों से विशिष्ट जो गौ है, मंदता, जड़ता, मंदबुद्धि, मूर्खता आदि गुणों से विशिष्ट बैल और उन्हीं गुणों की योग्यता रख या कहें उन्हीं गुणों से युक्त वाहिक है। तो वाहिक प्रदेश में रहने वाला और बैल, इन दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं है, मुख्यार्थ बाद होता है, तब मुख्यार्थ योग होता है। दोनों में जड़ता मंदता जो गुण हैं वे समान हैं, ठीक है, और उन दोनों के मध्य उस समानता को बताना यहाँ पर प्रयोजन होता है। तो यह हो गया मुख्यार्थ बाद, मुख्यार्थ योग और हेतु जिस प्रयोजन जिसके कारण यहाँ पर लक्षणा घटित होती है। और किसी व्यक्ति के लिए कहा कि यह वाहिक के गौ के तुल्य है या वाहिक रूप गौ के तुल्य है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति में जड़ता मंदता आदि गुणों का कथन करना प्रयोजन हो जाता है। तो यहाँ पर वाहिक प्रदेश के गौ के समान यह व्यक्ति भी जड़ है, मंदबुद्धि है, यह लक्षणा का उदाहरण कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर गौ और वाहिक दोनों को शब्दशः कहा गया है, समान विभक्ति से निर्दिष्ट किया गया है और दोनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हैं, इसलिए यहाँ पर यह सारोपा लक्षणा का उदाहरण कहा गया है। और स्पष्ट करें, आरोप का तात्पर्य है एक के गुणों का दूसरे पर आरोप करना। विषय और विषयी की पृथक पृथक प्रस्तुति सारोपा कहलाता है। समानाधिकरण्य का तात्पर्य हो गया समान विभक्ति वाले दो या अधिक पदों का एक ही वस्तु के लिए प्रयोग करना। तो जिसके लिए प्रयोग करना है उसके लिए गौ और वाहिक इन दोनों का समानाधिकरण में प्रयोग किया गया है। तो गौर वाहिक, यहाँ पर गौ और वाहिक समान विभक्ति पद और एक ही के लिए प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है। और यह विवेचन आचार्य मम्मट ने क्यों किया? क्योंकि जो मीमांसक हैं कुमारिल आदि वे गौणी को एक पृथक वृत्ति मानते हैं, लेकिन आचार्य मम्मट क्योंकि ध्वनिवादियों से प्रभावित हैं इसलिए उन्होंने गौणी को पृथक भेद या पृथक वृत्ति न मानते हुए, पृथक शब्द शक्ति न मानते हुए उसका अंतर्भाव लक्षणा में ही किया है और लक्षणा में उसे यहाँ पर उन्होंने सारोपा के रूप में, सारोपा और साध्यावसाना के रूप में रखा है। आगे जब हम स्पष्ट करेंगे, आचार्य मम्मट जब और विवेचन करेंगे तो वे गौणी और शुद्धा दो पृथक पृथक भेद करेंगे। उपचार का मिश्रण न होने पर शुद्धा और उपचार का मिश्रण होने पर गौणी वृत्ति होती है, यह और स्पष्टीकरण होगा। लेकिन मूलतः यहाँ मीमांसकों के मत को न मानते हुए ध्वनिवादियों के मत का की प्रस्तुति के आधार पर या उनका मत स्वीकार करते हुए आचार्य मम्मट ने गौणी वृत्ति को प्रत्यक्षः न मानने के कारण यहाँ सारोपा और साध्यावसाना ये दो लक्षणा के भेद किए हैं। अब साध्यावसाना लक्षणा को पढ़ें। विषयी अंतःकृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यावसानिका। विषयी के द्वारा अंतःकृते अंदर कर लिए जाने पर, अन्यस्मिन् अन्य का, विषयी के द्वारा अन्यस्मिन् जो अन्य है अर्थात जो आरोप का विषय है उसको अंतःकृते अपने अंदर कर लिए जाने के कारण अर्थात अंतर्लीन कर लेने पर अथवा निगीरण कर लेने पर सा स्यात् वह होती है साध्यावसानिका, साध्यावसानिका अर्थात साध्यावसाना लक्षणा। फिर देखिए, विषयी अंतःकृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यावसानिका। विषयी के द्वारा अन्यस्मिन् अन्य का अर्थात आरोप के विषय का अंतःकृते निगीरण कर लिए जाने पर
सा स्यात् साध्यवसानिका, वह साध्यवसानिका या साध्यवसाना लक्षणा कहलाती है। जहाँ विषयी के द्वारा आरोप के विषय को अपने अंदर लीन कर लिया जाता है तो वहाँ पर साध्यवसाना लक्षणा होती है। वृत्ति में से स्पष्ट करते हैं, विषयिणा आरोप्यमाणेन अंतःकृते निगीर्णे। विषयी के द्वारा आरोप्यमाणेन, जो आरोप्यमाण गौ है, विषयी है, उसके द्वारा अंतःकृते अंदर लीन कर लिए जाने पर, अर्थात निगीर्ण कर लिए जाने पर, अन्यस्मिन अन्य का, अर्थात आरोप के विषय वाहिक का, अन्यस्मिन आरोप विषय, अन्यस्मिन का तात्पर्य हुआ जो आरोप का विषय वाहिक है उसका अंतःकृते अंतर्लयन कर लेने पर, अर्थात निगीरण कर लिए जाने पर साध्यवसाना स्यात् साध्यवसाना लक्षणा होती है। इसे स्पष्ट करें और विवेचन करें तो प्रकृत और अप्रकृत दोनों का एक रूप हो जाना, अर्थात दोनों का पृथक पृथक कथन न होना, दोनों का अलग अलग विवेचन या अलग अलग कथन न किए जाने पर, अर्थात दोनों का एक रूप हो जाना, यह कहलाता है अध्यवसान। विषयी द्वारा विषय का अंतर्भाव या निगीरण कर लिया जाना, इसे हम कहते हैं अध्यवसान, और अध्यवसान सहित होने के कारण यह साध्यवसाना लक्षणा कहलाती है। अध्यवसान सहित होने के कारण, और इसका उदाहरण अगर हम देखें तो यह है गौर अयम, यह गौ ही है। किसी के लिए कहा कि यह तो बैल ही है। यहाँ पर जो आरोप्यमाण विषयी गौ है उसके द्वारा जो आरोप का विषय वाहिक है उसका निगीरण कर लिया गया है, अर्थात उसका अंतर्लय हो गया है। गौ ने वाहिक को निगल लिया है, अर्थात गौ कथित है और वाहिक का कथन शब्दशः नहीं किया गया है, इसलिए यह साध्यवसाना लक्षणा का उदाहरण कहलाएगा। किसी व्यक्ति के लिए कहा कि यह तो बैल ही है, सारोपा लक्षणा में कहा यह वाहिक के बैल के तुल्य है, वाहिक का बैल जैसा होता है यह वैसा है, और यहाँ पर उसके लिए कहा कि यह तो बैल ही है, तो यहाँ आरोप का विषय जो वाहिक है उसका निगीरण कर लिया है आरोप्यमाण विषयी गौ के द्वारा, इसलिए यह साध्यवसाना लक्षणा का उदाहरण है और यह साध्यवसाना लक्षणा कहलाती है। उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, दो भेद हमने वहाँ पढ़े। वहाँ पर उपादान लक्षणा और जहत स्वार्था, अपने अर्थ का त्याग न करते हुए दूसरे के अर्थ को कथन करना, यह उपादान लक्षणा थी, और दूसरा अर्थ कहने के लिए या लक्ष्यार्थ को कहने के लिए मुख्यार्थ का भी त्याग कर देना, वह लक्षण लक्षणा थी। अब यहाँ पर जो सारोपा और साध्यवसाना हैं वे हैं लक्षणा के ही जो दो पद हैं, उनमें विषय के और विषय के पृथक पृथक कथन वाली सारोपा लक्षणा और विषय के द्वारा विषय का निगीरण कर लेने वाली साध्यवसाना लक्षणा। तो ये सारोपा और साध्यवसाना दो आचार्य मम्मटकृत लक्षणा के अन्य भेद हैं। इनका आगे का जो विवेचन होगा वह इन सारोपा और साध्यवसाना का शुद्धा और गौणी के रूप में होगा, उसे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।